लाइव हो गया है जी। चलिए। याद नहीं होता है। एक लड़का कमेंट कर रहा है याद नहीं होता है। और इतना बड़ा कमेंट कैसे आ जाता है जी? पीछे कीजिए तो हो, ये क्या क्या लिखा है? बहुत बड़ा कमेंट है, इतना बड़ा। पीछे कीजिए। हाँ देखिए, ये तो पूरा कमेंट भी एगो अथी में नहीं आ रहा है। पीछे कीजिए। कमलेश कुमार। दिखाइए दिखाइए, थोड़ा कमेंट पढ़ते हैं इसका। पूरा स्क्रीन बड़ा, स्क्रीन इतना बड़ा कमेंट है इसका। अरे क्या है जी, दिखाओ ना यार। भाग गया। पीछे से बैक करो ना। क्या वो लिखता है? वो लिखने में उसको कम से कम 10 मिनट लगा होगा। हाँ, रहने रहने दो हाँ, चलिए। हाँ। यानी सब जितना लाइव है वो सब का नाम लिखता है वो। हे भगवान, सबसे बैठारी यही है। चलिए, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। देखिए, जो बोल रहे हैं याद नहीं होता है, पहले भी कई बार हम आपको बोले हैं, सेम डे में चीज़ों को पढ़िए। मतलब जो चीज़ जिस डेट में पढ़ाया जाता है उसी डेट में पढ़िए। फिर छुट्टी उट्टी रहता है या रविवार को छुट्टी रहता है तो उसमें रिवीजन कीजिए। बार बार चीज़ों को देखिए, अपने आप याद हो जाएगा। ऑनलाइन वाले लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए सब चीज़ ओके है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? मतलब हम दिखाई सुनाई दे रहे हैं ना? हाँ। चलिए, अब हटा दीजिए कमेंट। अरे थोड़ा बहुत तो 25-50 गो लड़का है महाराज, 25-50 गो लड़का आराम से क्लासरूम में एडजस्ट हो सकता है। ठीक है। टूल ना है क्या? टूल है ना जी? खत्म हो गया। अरे हल्ला मत कीजिए बाहर वाले लोग, समझे? उसमें से बाहर वाला में हम भी देखे अभी, दो ये 4 गो 5 गो का एडमिशन था, समझे? हाँ, बाद बाकी सब बिना एडमिशने वाला सब था। तो जो है टोपी वाला है, देख लो, जो एडमिशन वाला है उसको इंटर करवा दो, जो बिना एडमिशन वाला उसको रहने दो बाहर। और देखो टूल उल है तो दो। ठीक है। टूल है उधर? टूल है? 4 गो टूल है वहां पे टूल है ना जी? 4 गो टूल है यार, देखो 4 गो लड़का वहां पे बैठ सकता है। देख लो ए टोपी वाला, ए कहाँ गया जी? देखो। ठीक है, विद्यार्थी को देखो। चलिए, तो अब आज जाएगा, चिंता काहे कर रहे हैं? अभी शुरू न हुआ है। क्या पढ़ा रहे हैं? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, यही पढ़ा रहे हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। हल्ला मत कीजिए, अब पढ़ाना शुरू कर दिया, अब हल्ला मत कीजिए। अब आइए, अब पढ़िए। देखिए, ऐसे हल्ला कीजिएगा तो जो एडमिशन वाले भी, हम बाहर निकल के आपका एडमिशन कैंसिल करवा देंगे। ठीक है? एकदम शांत हो जाइए। ठीक है? ये बिना एडमिशन वाला हल्ला कर रहा है, हमको पता है ये बात। ठीक है? गलती बिना एडमिशन 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 वाला ही करता है, समझे? चलिए, देखिए ऊपर में सीट है। ठीक है? ऊपर में जाकर के बैठिए। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरण में चले हैं। पहला चरण का, अरे स्टाफ सब है, तुम लोग मुंह मत देखो, वो सबको एडजस्ट करवाओ कहीं पे यार। ठीक है? क्या कर रहे हो? कितना लड़का है? 40-50 गो लड़का है।
देखो तुम लोग कुछ करो, एडजस्ट करवाओ, ठीक है। मुंह क्या देख रहा है, अपना दिमाग लगा करके एडजस्ट करवाओ। हम जब बैठेबे करेंगे तब तुमको काहे के लिए हम रखे हैं, हम ही अपना सा करके सब काम कर लेते। ठीक है, एडजस्ट करवाओ। इधर टोपी वाला जो है एडजस्ट करवाओ ये सबको। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरण में हुए हैं। अरे आप लोग पढ़िए महाराज, आप लोग को तो सीट मिला हुआ, आप लोग तो पढ़िए आराम से, अजीब हाल है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरण में हुए हैं। पहला चरण का क्रांतिकारी आंदोलन 1907 से 1917 और दूसरा चरण का क्रांतिकारी आंदोलन 1924 से 1900। इसके बाद कल के सेशन में हम आपको अभिनव भारत के विषय में, व्यायाम मंडल के विषय में, रैंड और अयर्ट्स की हत्या के विषय में, फिर आपको नासिक षड्यंत्र केस के विषय में, दिल्ली षड्यंत्र केस के विषय में, ये सब बात से कल के सेशन में हम आपको अवगत करवाए थे। अब आज के सेशन में इन चीजों से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सम्मिलित रूप से ही आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। 2, 4, 5 प्रश्न सम्मिलित रूप से पूछ रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। और ये प्रश्न इसलिए पूछते हैं ताकि पिछले क्लास से आज के क्लास को आप कनेक्ट कर सके, समझ गए? तो बताइएगा आप हमको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसकी शुरुआत कौन राज्य से हुई? महाराष्ट्र ना? इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महाराष्ट्र से क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। अगला प्रश्न यह है कि भारत में होने वाले अंग्रेजों की प्रथम राजनीतिक हत्या किसकी हत्या? रैंड और अयर्ट्स की हत्या है। इसके बाद आगे बताइएगा, जो अभिनव भारत है उसकी स्थापना कब हुई है? 1904 में हुई है। इसके बाद आगे बतलाइएगा, दिल्ली षड्यंत्र केस में कितने क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? कितने को? कौन कौन? क्लियर है ये सब बात? चलिए ठीक है। देखिए, भले ही क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई हो, परंतु क्रांतिकारी आंदोलन का जो सबसे प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है, क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है बंगाल प्रांत। बंगाल प्रांत क्रांतिकारी आंदोलन का जो है सबसे प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। बंगाल प्रांत की अगर हम बात करें तो जो बंगाल प्रांत है यह क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। इसके पीछे कई सारे रीजन हैं। इसके पीछे एक तो रीजन ये था कि बंगाल में विशेष तौर पर राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार हेतु कुछ राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई। बंगाल में राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार हेतु कुछ राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई। एक ये कारण है कि बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। बंगाल जो क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बनकर उभरा, उस बंगाल में क्रांति का क्या हो रहा है जी? काहे ऐसे करते हैं? अरे गेट खोल दे। क्या? बहुत भीड़ है।
100 लड़का है, 100 लड़का कहां बैठेगा तुमको नहीं पता है? हैं? टूल क्या हुआ? टूल जो इसरो में लगता था, टूल क्या हुआ? है सब टूल 400-500 टूल है, सब खत्म हो गया है, सब बेच दिया तुम लोग। पहले से हमारे आने से पहले कहीं नहीं एडजस्ट करता है। यहां पे नहीं बैठ सकता, इसरो में नहीं बैठ सकता लड़का। अब थोड़े इंटर करने देंगे, अब नहीं इंटर करने देंगे, ठीक है। अब वहां पे है तो वहां पे शांत करवा के रखो सबको, नहीं तो जाइए उस सेंटर पे, उस सेंटर पे भी क्लास चलता है, जाइए आराम से कीजिए, हल्ला मत कीजिए, पढ़ाने दीजिए, पढ़ने आए हैं पढ़िए आराम से, बेवजह का हल्ला कर रहे हैं आप लोग। तो बंगाल देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भले ही महाराष्ट्र से हुई हो, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बनकर उभरा था बंगाल। और बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय भद्रलोक समाज नामक संगठन को जाता है। भद्रलोक समाज, और जो भद्रलोक समाज नामक संगठन है, इस संगठन की स्थापना बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया है। अर्थात हम यह भी बात कह सकते हैं कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को जाता है। देखिए गौर से आप इस बात को सुनिएगा, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय भद्रलोक समाज नामक संगठन को जाता है। भद्रलोक समाज, और जो भद्रलोक समाज नामक संगठन है उसकी स्थापना बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया है। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को जाता है। तो यहां पे देखिए, आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, अगर प्रश्न राजनीतिक संगठन के संदर्भ में हो कि किस राजनीतिक संगठन ने बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारा, तो आंसर हो जाएगा भद्रलोक समाज। लेकिन यही प्रश्न व्यक्तिगत तौर पर क्रांतिकारी से संबंधित हो कि किन क्रांतिकारियों ने बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का काम किया, तब इसका उत्तर हो जाएगा बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। बात समझ पाए हैं? आए हां या ना? क्लियर है ये बात? अब देखिएगा, जो बारिंद्र कुमार घोष थे और जो भूपेंद्र नाथ दत्त थे, इन दोनों ने कई सारी पत्र पत्रिकाएं, इन दोनों ने कई सारे अन्य क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया। जैसे बारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पत्रिका निकाला, वर्तमान रणनीति नामक पत्रिका निकाला। फिर बारिंद्र कुमार घोष भूपेंद्र नाथ दत्त के साथ मिलकर के कुछ पार्टी की स्थापना किया, जैसे कि युगांतर पार्टी हो गया, मनिकतुल्ला पार्टी हो गया। तो ये सब पार्टी की स्थापना बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा जो है आपको किया गया था। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। तो कुल मिलाकर के हम आपको यहां पर यह बात बतलाना चाह रहे हैं कि जो बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त थे, ये लोग जो है आपको अलग अलग प्रकार के राजनीतिक संगठन, अलग अलग प्रकार की पत्र पत्रिका के माध्यम से, अलग अलग प्रकार के राजनीतिक संगठन और अलग अलग प्रकार के पत्र पत्रिका के माध्यम से भारत के भीतर क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का काम किया। और इन दोनों का, बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त का यह मानना था कि अगर भारत की 30 करोड़ जनता अपना 60 करोड़ हाथ ऊपर खड़ा कर ले
तो ब्रिटिशों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। यानी उनका इशारा इस ओर था कि अगर भारत के लोग अंग्रेजों का साथ नहीं देगा तो अंग्रेज स्वयं भारत छोड़कर चला जाएगा, ऐसा बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त का मानना था। और आपको बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा जो युगांतर समिति या युगांतर पार्टी नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, युगांतर पार्टी नामक क्रांतिकारी संगठन ने एक अन्य घटना को अंजाम दिया जिसका इतिहास में काफी ज्यादा बखान किया जाता है। वह यह है कि मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। देखिए, हम आपको कल के सेशन में भी ये बात समझाए थे, जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी की अगर हम लोग बात करें, जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी की अगर हम लोग बात करें तो क्रांतिकारी ऊंचे ओहदे पर बैठे अधिकारी को टारगेट किया करता था, ऊंचे ओहदे पर बैठे अधिकारी को टारगेट किया करता था, और न्यायाधीश को तो काफी ज्यादा टारगेट किया करता था। और न्यायाधीश को टारगेट करने का कारण यह था कि जो न्यायाधीश होते थे, विशेष तौर पर ब्रिटिश न्यायाधीश भारतीयों को छोटे से छोटे अपराध के लिए भी बड़ी से बड़ी सजा देने का काम किया करता था। तो मुजफ्फरपुर का एक जिला जज था, उसका नाम था किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर का एक जिला जज था, उसका नाम था किंग्सफोर्ड। और मुजफ्फरपुर के जिला जज जो किंग्सफोर्ड थे, किंग्सफोर्ड भी छोटे से छोटे अपराध के लिए भारतीयों को बड़ी से बड़ी सजा देने का काम किया करता था। तो युगांतर पार्टी, जो कि बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा स्थापित किया गया था, युगांतर पार्टी के साथ जुड़े हुए दो क्रांतिकारी थे, एक का नाम था खुदीराम बोस और दूसरे का नाम था प्रफुल्ल चाकी। युगांतर पार्टी के दो क्रांतिकारी, एक थे खुदीराम बोस और दूसरे थे प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यह बीड़ा उठाया कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यह बीड़ा उठाया कि मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या करेंगे, मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या करेंगे। तो ये दोनों किंग्सफोर्ड के घर का घेराबंदी किया, किंग्सफोर्ड के घर का घेराबंदी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया। और सामान्य तौर पर मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड अपने बग्घी से, मतलब अपने गाड़ी से शाम के समय में घूमने के लिए निकला करता था, घूमने के लिए शाम के समय में निकला करता था। तो इन दोनों का टारगेट ये था कि जब किंग्सफोर्ड अपने घर से, अपने बग्घी से बाहर निकलेगा तो उसी दौरान उसके बग्घी पर बम मारेंगे और बम मार करके उनको मौत के घाट उतार देंगे। तो हुआ क्या कि किंग्सफोर्ड के घर के नजदीक से एक बग्घी निकला, मतलब एक गाड़ी निकला। उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड था नहीं, बल्कि उस गाड़ी में केनेडी वकील का नाम था, केनेडी वकील का नाम था। केनेडी नामक वकील की पत्नी और पुत्री जो है उस गाड़ी में सवार थी, और वह गाड़ी वैसा ही था जैसा किंग्सफोर्ड का गाड़ी था। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को यह लगा कि इसमें संभवतः किंग्सफोर्ड है, और किंग्सफोर्ड का गाड़ी समझ करके खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उस गाड़ी पर बम फेंका, और उस बम कांड में गाड़ी में सवार केनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। अर्थात खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी किंग्सफोर्ड समझकर जो बम फेंका था, लेकिन उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड था नहीं, जिस वजह से निर्दोष वकील केनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई, किंग्सफोर्ड बच निकला। फिर ये दोनों भागे। खुदीराम बोस समस्तीपुर चला गया और प्रफुल्ल चाकी जो है आपको मोकामा पहुंच गया। और प्रफुल्ल चाकी को लगने लगा कि ऐसे भी अगर हम पकड़ाएंगे तो हमें फांसी की सजा तो दे ही दी जाएगी। तो प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिया। लेकिन
खुदीराम बोस समस्तीपुर चला गया, खुदीराम बोस को समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया और खुदीराम बोस को समस्तीपुर से गिरफ्तार करके किंग्सफोर्ड के हत्या के आरोप में उन पर केस चलाया गया और उन्हें भी फांसी की सजा सुनाई गई और अंततः वर्ष 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया और भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस हुआ। खुदीराम बोस हुआ और खुदीराम बोस मात्र लगभग 19 वर्ष की अवस्था में फांसी की सजा पाया था। खुदीराम बोस का जन्म 1889 में हुआ था और उन्हें फांसी की सजा दी गई 1908 में। 1908 में तो आप देखिएगा 1889 में उनका जन्म हुआ, 1889 1889 में उनका जन्म हुआ और 1908 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो 11 साल इधर हो गया और 8 साल जो है आपको इधर हो गया। तो लगभग 19 वर्ष की अवस्था में खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा दी गई और खुदीराम बोस के तरफ से पैरवी किया था कालिदास बोस ने। खुदीराम बोस की तरफ से पैरवी किया था कालिदास बोस ने, लेकिन इसके बावजूद खुदीराम बोस को कर्णडफ नामक न्यायाधीश ने, कर्णडफ नामक अंग्रेज न्यायाधीश ने खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाया। और खुदीराम बोस के विषय में कहा जाता है कि एक हाथ में गीता लेकर जो है वे आपको शहीद हो गए थे। तो यहां पर परीक्षा के लिहाज से जो बात याद रखनी है वह इस बात को याद रखना है कि सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे। तो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। क्लियर है ये बात? चलिए, तो अब यहां तक जो है एक बार याद करते हैं, फिर इससे हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो एक बात बताइएगा, क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बनकर कौन उभरा था? कौन उभरा था? बंगाल में किस संगठन ने क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का काम किया? हाँ? भद्रलोक समाज। बंगाल में किस संगठन ने क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का काम किया? किस संगठन ने? भद्रलोक समाज। किस संगठन ने? भद्रलोक समाज। अगर व्यक्तिगत तौर पर पूछा जाए तब क्या हो जाएगा? बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को किस क्रांतिकारी ने उभारा था? बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ। अच्छा, मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना किसने बनाया? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना किसने बनाया? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल। अच्छा, इन दोनों का संबंध कौन पार्टी से था? युगांतर पार्टी। युगांतर। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का संबंध कौन पार्टी से था? कौन पार्टी से था? किंग्सफोर्ड की जगह किसकी हत्या इन लोगों ने कर दी? केनेडी की पत्नी और पुत्री। केनेडी की पत्नी और पुत्री। इसके बाद सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी लगभग कितना वर्ष के उम्र? कितना वर्ष के उम्र में? क्लियर है ये बात? खुदीराम बोस की केस की पैरवी कौन किया था? कालिदास बोस। कालिदास। खुदीराम बोस के केस की पैरवी कौन किया था? खुदीराम बोस के केस की पैरवी कौन किया था? कालिदास बोस। और खुदीराम बोस को फांसी की सजा किसने सुनाया था? कर्णडफ। कर्ण। खुदीराम बोस को फांसी की सजा किसने सुनाया? किसने सुनाया था? खुदीराम बोस को फांसी की सजा किसने सुनाया? किसने सुनाया था? कर्णडफ। क्लियर है ये बात? अब देखिएगा, बंगाल में भले ही अनेकों क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई हो, बंगाल में भले ही अनेकों क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई हो, लेकिन
बंगाल में स्थापित सभी क्रांतिकारी संगठनों में सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी क्रांतिकारी संगठन का नाम आता है तो वह नाम है आपको अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति, देखिए अनुशीलन समिति बंगाल की सबसे प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था। जो अनुशीलन समिति था, अनुशीलन समिति की अगर आप बात करेंगे तो बंगाल की जितनी भी प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थी उसमें सबसे अग्रिम पंक्ति में नाम आता है अनुशीलन समिति का। और जो अनुशीलन समिति है, अनुशीलन समिति की अगर आप बात करेंगे तो अनुशीलन समिति ने स्पष्ट तौर पर यह घोषणा किया कि हमारा लक्ष्य है खून का बदला खून, हमारा लक्ष्य है खून का बदला खून। और आपको अनुशीलन समिति की शाखाएं पूरे भारतवर्ष में खोली गई थी। महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में, बंगाल में। बंगाल में तो अनुशीलन समिति प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थी ही, लेकिन अनुशीलन समिति की शाखाएं मतलब उसका ब्रांच जो है आपको भारत के लगभग सभी प्रांतों में खोलने का काम किया गया था। और जो अनुशीलन समिति है इसका नामकरण नरेन भट्टाचार्य के द्वारा किया गया था। बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में पी मित्रा के द्वारा किया गया था। फिर जो है आपको ढाका में 1904 में पुलिन दास के द्वारा किया गया था। फिर कोलकाता में अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। और सबसे ज्यादा शक्तिशाली रूप में उभरकर सामने आया था बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा कलकत्ता में जो अनुशीलन समिति की स्थापना की गई, वह सबसे शक्तिशाली रूप में उभर करके सामने आया। और अनुशीलन समिति से जुड़े क्रांतिकारियों ने अनेकों घटनाओं को अंजाम देने का काम किया। और जिसमें एक है आपको अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस में 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें अधिकतर ऐसे क्रांतिकारी थे जिसका संबंध अनुशीलन समिति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर निश्चित तौर पर था। भारतीय इतिहास में एक अलीपुर षड्यंत्र केस आता है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है? अलीपुर षड्यंत्र केस को हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभी तुरंत हमने आपको यह बात बतलाया है कि जो अनुशीलन समिति था, अनुशीलन समिति का लक्ष्य था खून का बदला खून। तो अनुशीलन समिति से जुड़े जो क्रांतिकारी थे वे अवैध हथियार रखते थे। अवैध हथियार रखते थे मतलब बिना लाइसेंस वाला हथियार रखता था, बिना लाइसेंस वाला। जैसे मान लिया जाए बिना लाइसेंस वाले हथियार के साथ अगर आपको पकड़ लिया जाता है तो आप पर आर्म्स एक्ट लगा करके जो है आपको कम से कम 6 महीना की सजा सुनाई जाती है। कम से कम 6 महीना की सजा जो है आपको सुनाई जाती है, मतलब कम से कम 6 महीना आपको जेल में रहना ही पड़ेगा, समझ गए। उससे ज्यादा भी आपको सजा सुनाई जा सकती है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है इसको आप समझिएगा। बंगाल के क्रांतिकारियों के द्वारा अवैध हथियार रखा जाता था और उस अवैध हथियार से हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम देने का काम बंगाल के क्रांतिकारी किया करते थे। तो बंगाल के क्रांतिकारियों के द्वारा जो अवैध हथियार रखा जाता था, बंगाल के क्रांतिकारियों के द्वारा जो अवैध हथियार रखा जाता था, उसी को लेकर बंगाल के 34 क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया और उन पर अवैध हथियार रखने के आरोप में केस चलाए गए। इसी केस को इतिहास में अलीपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है। अलीपुर षड्यंत्र केस में जो 34 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था, उन 34 क्रांतिकारियों में से ही एक था नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया और जब नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया
तो नरेंद्र गोसाई को उस केस से बरी कर दिया गया। नरेंद्र गोसाई को उस केस से एक प्रकार से कहिए तो बरी करने का काम किया जा रहा था, बरी करने का काम किया जा रहा था। लेकिन जो अलीपुर षड्यंत्र केस में 34 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था, उसमें था घोष बंधु, एक था बारिंद्र कुमार घोष और एक थे अरविंद घोष। तो बारिंद्र कुमार घोष और अरविंद घोष, अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष के तरफ से पैरवी सीआर दास ने किया था। वही सीआर दास जो स्वराज पार्टी की स्थापना किया, जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो सीआर दास ने अरविंद घोष की पैरवी किया और सीआर दास की पैरवी के वजह से ही अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र केस में बच पाए। और जब अरविंद घोष जेल से बाहर निकले तो एक तो क्रांतिकारियों को जेल में काफी सताने का काम किया जा रहा था, लेकिन अरविंद घोष के मन में यह विचार आया कि अगर क्रांतिकारी को यह लगेगा कि जेल में सताया जाता है तो फिर क्रांतिकारी जेल जाने से डरने लगेंगे। इसी वजह से अरविंद घोष जब जेल से बाहर निकले तो उन्होंने कहा, जेल में हमें भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, जेल में हमें भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। तो ऐसा जानबूझ करके कहा गया था ताकि जो है क्रांतिकारी डरे नहीं, क्रांतिकारी डरे नहीं। लेकिन अरविंद घोष तो बच निकले, लेकिन बारिंद्र कुमार घोष गुट का एक सदस्य था सत्येंद्र नाथ घोष। सत्येंद्र नाथ घोष ने नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दिया। और सत्येंद्र नाथ घोष ने नरेंद्र गोसाई की हत्या इसलिए कर दिया क्योंकि नरेंद्र गोसाई अलीपुर षड्यंत्र केस में बन गया था सरकारी गवाह, सरकारी गवाह। इसी वजह से बारिंद्र कुमार घोष गुट के सदस्य सत्येंद्र नाथ घोष ने नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दिया। नरेंद्र गोसाई की हत्या की वजह से बारिंद्र कुमार घोष गुट के जितने भी सदस्य थे सभी को अलीपुर षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सभी को अलीपुर षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। समझ गए? तो यही है अलीपुर षड्यंत्र केस, इसको आप याद रखिएगा। अब यहां पर परीक्षा के लिहाज से 3-4-5 पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा के लिहाज से जो 3-4-5 पॉइंट महत्वपूर्ण है इसको याद करते हुए जाते हैं, ठीक है। और जो लोग सो रहे हैं, लड़का हो या लड़की, मुंह खोल करके बोलिएगा याद करने वक्त, जिससे आपको नींद नहीं आएगा, ठीक है। बताइए, बंगाल के क्रांतिकारियों के द्वारा अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर उन पर जो केस चलाया गया है उस केस को इतिहास में क्या कहा जाता है? अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र, बंगाल के क्रांतिकारी जो अवैध हथियार रखते थे उस आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर जो उन पर केस चलाया गया है उस केस को इतिहास में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अच्छा, अलीपुर षड्यंत्र केस में बंगाल के कितने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया? कितने? अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष की पैरवी कौन किया? कौन किया? और सीआर दास के पैरवी के कारण ही अरविंद घोष बच ना गए। अलीपुर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह कौन था? नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र गोसाई। अलीपुर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह कौन था? अलीपुर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह कौन था? नरेंद्र गोसाई की हत्या किसने किया? सत्येंद्र नाथ घोष। नरेंद्र गोसाई की हत्या किसने किया? और सत्येंद्र नाथ घोष बारिंद्र कुमार घोष गुट का न सदस्य था जी। और इसी वजह से बारिंद्र कुमार घोष गुट के अधिकतर सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। हाँ या ना? क्लियर है ना ये बात? इसके बाद अलीपुर षड्यंत्र केस के बाद अगर आगे आप देखेंगे तो आगे है आपको हावड़ा षड्यंत्र केस। तो हावड़ा षड्यंत्र केस, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हावड़ा षड्यंत्र केस को जो है थोड़ा सा आप जानिए। देखिए, हावड़ा का डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट मतलब डीएसपी रैंक का अधिकारी था।
डीएसपी रैंक का अधिकारी था, उसका नाम था शमसूल आलम। शमसूल आलम। और शमसूल आलम की हत्या अनुशीलन समिति से जुड़े क्रांतिकारियों के द्वारा कर दी गई। एक बार फिर से आप इस बात को सुनिएगा। एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, उसका नाम था शमसूल आलम। शमसूल आलम की हत्या अनुशीलन समिति से जुड़े क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया। इसी संदर्भ में जो केस चलाया गया है उसी केस को कहा जाता है हावड़ा षड्यंत्र केस। और हावड़ा षड्यंत्र केस में मुख्य आरोपी बनाया गया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को, जिसे इतिहास में बाघा जतीन कहा जाता। बाघा जतीन कहा जाता है। तो आप इस बात को भी जो है याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और यह केस 1910 ईस्वी में चला है। 1910 ईस्वी में हावड़ा षड्यंत्र केस जो है आपको चला है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप याद रखिएगा। तो हावड़ा के किस डीएसपी रैंक के अधिकारी के हत्या के आरोप में हावड़ा षड्यंत्र केस चला है? और हावड़ा षड्यंत्र केस में आरोपी किसे बनाया गया? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। हावड़ा षड्यंत्र केस में आरोपी किसे बनाया गया? किसे बनाया गया? बाघा जतीन किसे कहा जाता? बाघा जतीन किसे कहा जाता? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। तो ये सब बात जो है आप याद रखिएगा। आप एक बार पूरे बंगाल को पढ़ लीजिए हावड़ा षड्यंत्र केस तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, स्पष्ट हो जाएगा अगर आप पढ़ लीजिएगा। जल्दी से पढ़िए तो गुरुजी लोग, पढ़िए जल्दी। पढ़िए जल्दी जल्दी, फिर आगे बताएंगे। जल्दी पढ़िए। पढ़ने बोले, इधर उधर मत कीजिए आप लोग। सब लोग को बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। पीछे वाली पढ़िए। मोबाइल चला रही है जी। मोबाइल बंद कीजिए। पढ़िए। क्या कर रहे हैं आप? हीरोइन क्या कर रहे हैं? पढ़िए, पढ़िए जल्दी। पढ़िए, पढ़िए जल्दी। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी पढ़िए। ऊपर वाला पढ़िए, सब पढ़िए जल्दी। खिड़की वाला पढ़िए। पढ़ लिए जी। दोनों का एक ही नोट है जी। दोनों नोट है लेकिन पढ़ रही है एगो में। पढ़ लिए, पढ़ लिए जी। चलिए
अब आइए फिर से बोर्ड पे। तो जितना लेक्चर दिया उतना है ना जी, सब कुछ समझ में आया है ना? आगे बढ़ते हैं, बोलिए ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण की विशेषता जब हम आपको बतलाए थे, हम आपको यह भी बात बतलाए थे कि क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण की एक विशेषता यह है कि क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में भारत की आजादी को लेकर क्रांतिकारी आंदोलन भारत के साथ साथ विदेशी सरजमी पर भी हुआ था। तो क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण का प्रसार भारत के साथ साथ विदेशी सरजमी पर भी देखने को मिलता है। तो अब यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे विदेशों में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन। यहां पर अब हम लोग चर्चा करेंगे विदेशों में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए, विदेश की अगर आप बात करेंगे तो विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना था आपको ब्रिटेन, दूसरा प्रमुख केंद्र बना था अमेरिका, तीसरा प्रमुख केंद्र बना था कनाडा, चौथा प्रमुख केंद्र बना था आपको फ्रांस। समझ गए, फ्रांस। फिर आपको एक जापान में भी थोड़ा बहुत भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारी आंदोलन जो है आपको हुए थे। तो जो क्रांतिकारी आंदोलन है, विदेशी सरजमी पर क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र अगर देखा जाए तो विदेशी सरजमी पर क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा था ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, कनाडा और जापान। ये तमाम देश भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बनकर के उभरा। ये तमाम देश जो क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा, उसमें भी क्रांतिकारी आंदोलन का विदेशी सरजमी पर सबसे प्रमुख केंद्र बनकर उभरा ग्रेट ब्रिटेन का लंदन। ग्रेट ब्रिटेन का लंदन। और बात अगर लंदन की जाए तो लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय, लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और बीडी सावरकर को जाता है। बीडी सावरकर, बीडी सावरकर, बीडी सावरकर, यही दोनों ने मिलकर लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का काम किया। और इसमें भी, इन दोनों में भी अगर देखा जाए तो इन दोनों में भी लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय दिया जाता है श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा अपने जीवन का एक बड़ा समय लंदन में गुजारने का काम किया। ये ब्रिटेन के एक समाजवादी नेता हिडमैन के प्रभाव में आया। समाजवाद एक विचारधारा है। श्यामजी कृष्ण वर्मा के समकालीन ब्रिटेन के एक बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, उसका नाम था हिडमैन। उसका नाम था हिडमैन। हिडमैन के प्रभाव में श्यामजी कृष्ण वर्मा आया और हिडमैन के प्रभाव में आकर ही श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में एक संगठन की स्थापना किया, जिस संगठन को कहा जाता है इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ब्रिटेन के समाजवादी नेता हिडमैन से प्रभावित होकर हिडमैन ने प्रेरित किया। हिडमैन ने प्रेरित किया कि आप भारतीयों को उसका हक और अधिकार दिलाने को लेकर जो है संगठन बनाइए, हम आपका सहयोग करेंगे। और एक बात आप जानिए
ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन के सभी लोग ये चाहते थे कि हमेशा भारत ब्रिटेन का गुलाम ही बना रहे, ऐसी कोई बात नहीं थी। बल्कि कुछ ब्रिटिश ऐसे भी थे जो यह चाहते थे कि भारत को आजादी मिले। कुछ ब्रिटिश ऐसे भी थे जो यह चाहते थे कि भारत को आजादी मिले। तो हिडमैन भी ऐसे ब्रिटिश थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पक्षधर थे। हिडमैन भी ऐसे ब्रिटिश थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पक्षधर थे। मतलब उनका मानना था कि भारत को आजादी मिलनी चाहिए। और हिडमैन से प्रभावित होकर के ही श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडियन होम रूल सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया। लंदन में रहने वाले भारतीय युवा इस संगठन से जुड़ने लगे और लंदन में रहने वाले भारतीय युवा ही इस संगठन से नहीं जुड़ने लगे, बल्कि भारत से भी कुछ भारतीय युवा इस संगठन से जुड़ने के लिए लंदन जाने लगे थे। भारत से भी कुछ भारतीय युवा इस संगठन से जुड़ने के लिए और अपनी आवाज लंदन में बुलंद करने के लिए लंदन जाने लगे थे। अब भारतीय युवा भारत से लंदन जाने लगे इस संगठन से जुड़ने के लिए, तो उन युवाओं को रहने में, लंदन में रहने में, उन युवाओं को लंदन में रहने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो भारत से लंदन जाने वाले भारतीय युवा को लंदन में रहने में जो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, इसी वजह से श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में ही लंदन में इंडिया हाउस बनाया। और इंडिया हाउस में भारत से जाने वाले भारतीय क्रांतिकारी युवा जाकर रहने का काम किया करते थे। तो लंदन में 1905 ईस्वी में ही इंडिया हाउस नामक एक बड़ा आवास स्थल का निर्माण श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया, ताकि भारत से लंदन जाने वाले युवाओं को रहने में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो। साथ ही साथ श्यामजी कृष्ण वर्मा अपनी विचारधारा को, साथ ही साथ जो श्यामजी कृष्ण वर्मा था, श्यामजी कृष्ण वर्मा अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से समाचार पत्र भी निकाला। देखिए, पहले रेडियो और टेलीविजन की उतनी अच्छी सुविधा तो थी नहीं, या रेडियो टेलीविजन तो था भी नहीं। और जब रेडियो टेलीविजन था नहीं, तो लोगों तक अपनी विचारधारा को पहुंचाने का एक माध्यम था समाचार पत्र। आप देखेंगे गांधी जी के द्वारा या भारत के अन्य क्रांतिकारियों के द्वारा अलग अलग समाचार पत्र निकाल करके अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया गया। उसी क्रम में श्यामजी कृष्ण वर्मा की अगर हम लोग बात करें, तो इन्होंने भी एक समाचार पत्र निकाला था, उसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। और
इस समाचार पत्र के माध्यम से श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। और इन सभी कारणों से श्यामजी कृष्ण वर्मा जो तमाम राजनीतिक संगठन की स्थापना कर रहे थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र निकाल रहे थे, इन कारणों से श्यामजी कृष्ण वर्मा का कद लंदन में काफी बढ़ गया और श्यामजी कृष्ण वर्मा धीरे धीरे लंदन में काफी लोकप्रिय होने लगे। भारत के लोकप्रिय नेता के तौर पर श्यामजी कृष्ण वर्मा उभरने लगे। और जब भारत के लोकप्रिय नेता के तौर पर श्यामजी कृष्ण वर्मा उभरने लगे तो ब्रिटिश प्रशासन श्यामजी कृष्ण वर्मा पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिस वजह से श्यामजी कृष्ण वर्मा को लंदन छोड़ना पड़ा, जिस वजह से श्यामजी कृष्ण वर्मा को लंदन छोड़ना पड़ा। और जब श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन छोड़ दिए, तत्पश्चात उनकी विचारधारा को ही आगे बढ़ाने का काम किया था बीडी सावरकर। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्थापित संगठनों में एक संगठन है आपको इंडिया हाउस। इंडिया हाउस नामक संगठन से जुड़ा हुआ एक भारतीय क्रांतिकारी था, उसका नाम था मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा। और कहा जाता है कि मदन लाल ढींगरा जो इंडिया हाउस नामक संगठन से जुड़ा हुआ था, मदन लाल ढींगरा ने 1909 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। इंडिया हाउस से जुड़े मदन लाल ढींगरा ने जो विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या 1909 ईस्वी में कर दी, इसी वजह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें गिरफ्तार करके इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और 1909 ईस्वी में लंदन में ही इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। कुछ क्रांतिकारी भारत के ऐसे हैं जैसे सरदार उधम सिंह, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य दोषी माइकल ओ डायर को गोली मारकर मारा था 1940 में। सरदार उधम सिंह और मदन लाल ढींगरा, ये दोनों ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्हें लंदन में फांसी पर लटकाया गया है। ये दोनों ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्हें लंदन में फांसी पर लटकाया गया है। यूपीपीसीएस का पूछा हुआ यह क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन क्रांतिकारी जोड़ा है जिसे भारत से बाहर लंदन में फांसी पर लटकाया गया है, तो जिस जोड़ा में मदन लाल ढींगरा और सरदार उधम सिंह का नाम था वही उसका उत्तर होता, वही जो है आपको उसका उत्तर होता। एक बात यह है। दूसरी बात कि अगर हम बात करें तो दूसरी बात यह है कि आपके बिहार एसआई का संभवतः पूछा हुआ प्रश्न है, अनंत कान्हरे से रिलेटेड है या मदन लाल ढींगरा, इसी दोनों में से किसी एक से रिलेटेड है। या तो आपके बिहार एसआई में यह पूछा है कि नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या किसने की है, या विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या किसने की है। ये दो में से एक प्रश्न आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ, ये दो में से एक प्रश्न, अब एग्जैक्ट ध्यान में न है कौन प्रश्न पूछा है, लेकिन ये दो में से एक प्रश्न जो है आपके बिहार एसआई में पूछा हुआ है। समझ गए? तो ये चीज है। और देखिए, अब आप स्वयं सोचिए, लंदन में जाकर ब्रिटेन के बड़े अधिकारी की हत्या कर देना, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो इंडिया हाउस से जुड़े मदन लाल ढींगरा ने कर्जन की गोली मारकर हत्या कर दी। तत्पश्चात उनके संगठन मतलब इंडिया हाउस और इंडियन होम रूल सोसाइटी पर काफी नकेल कसने का काम किया गया। और आप सब लोग जानते हैं कि 1910 ईस्वी में बीडी सावरकर को भी गिरफ्तार कर भारत लाया गया, जहां नासिक षड्यंत्र केस में
उन नासिक षड्यंत्र केस जहां उन पर चला करके उन्हें आजीवन कारावास की सजा जो है आपको सुनाई गई। तो इस प्रकार से 1910 ईस्वी आते आते इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस एकदम से शिथिल पड़ गया, एकदम से कमजोर पड़ गया। और आप इस बात को भी जानिए कि जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है, इन्हें भारतीय क्रांतिकारी का पिता कहा जाता है, भारतीय क्रांतिकारी का पिता कहा जाता है। वहीं भारतीय क्रांति की माता मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को माना जाता है, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। तो क्रांतिकारियों का पिता श्यामजी कृष्ण वर्मा और भारतीय क्रांति की मां मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो आपको यह प्रश्न मिल जाएगा कि भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? मैडम भीखाजी रुस्तम। क्लियर है ये बात? अब देखिएगा, इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये सब बात थोड़ा याद कर लेते हैं, ठीक है? फिर आगे बढ़ेंगे। याद करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? समझे? ये टॉपिक ऐसा है, ज्यादा जानिएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो धीरे धीरे जानते जाइए, याद करते जाइए, ठीक है? बताइए, लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किसे जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और भारतीय क्रांतिकारी का पिता किसे कहा जाए? भारतीय क्रांतिकारी का पिता। लंदन में 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? लंदन में 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई है? और इंडिया हाउस की स्थापना कहां हुई है? लंदन में। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में कहां हुई है? लंदन में। 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया? किसने किया है? किसने किया है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसकी पत्रिका है? किसकी पत्रिका है? और एक बात बताइए, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया है, ब्रिटेन के कौन समाजवादी नेता के प्रभाव में आकर? हिडमैन। किसके प्रभाव में आकर? हिडमैन। किसके प्रभाव में आकर? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में जो लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया, किसके प्रभाव में आकर? किसके प्रभाव में आकर? हिडमैन। इसके बाद जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा पर जब दबाव बनाया गया तो वे लंदन छोड़कर चले गए। तत्पश्चात इंडिया हाउस के नेतृत्व को कौन संभाला? कौन संभाला? अच्छा, विलियम कर्जन वाइली की 1909 में गोली मारकर हत्या किसने किया? मदन लाल। विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या किसने किया? मदन लाल। और मदन लाल ढींगरा का संबंध कौन संगठन से था? इंडिया हाउस। कौन संगठन से था? कौन संगठन से था? तो इंडिया हाउस से जुड़े किसने विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी? मदन लाल। कौन कौन ऐसे क्रांतिकारी है जिन्हें लंदन में फांसी की सजा दी गई? सरदार उधम सिंह और मदन लाल ढींगरा। कौन कौन ऐसे क्रांतिकारी है जिन्हें लंदन में फांसी की सजा दी गई? भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाए? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। अब देखिएगा आप, यहां पर हम आपको अभी तुरंत बताए हैं, ब्रिटेन के बाद जो है भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा था फ्रांस, और फ्रांस का राजधानी नगर पेरिस। फ्रांस का राजधानी नगर था पेरिस। तो फ्रांस का जो राजधानी नगर पेरिस था वह भी क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा था। और फ्रांस की राजधानी पेरिस की अगर हम लोग बात करें
तो पेरिस में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को ही जाता है। और जो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा थी, पारसी समाज से बिलोंग करती थी, पारसी धर्म को मैडम कामा माना करती थी। और मैडम कामा जो है दादा भाई नेरोजी के निजी सचिव के तौर पर काम की थी। और मैडम कामा की अगर हम लोग बात करें तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के सहायक के तौर पर भी जो है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा जो है आपको काम की थी। और मैडम भीखाजी रुस्तम कामा की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने पेरिस में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का काम किया। और सबसे ज्यादा मैडम कामा को जो इतिहास में याद किया जाता है वह यह है कि देखिए, वर्ष 1907 में जर्मनी, फ्रांस से ही सटा हुआ है, यहां पर आपको जर्मनी है। फ्रांस के उत्तरी पूर्वी भाग में आएंगे तो यहां पर आपको जर्मनी नजर आएगा। जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। और उस सम्मेलन में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का काम की। मैडम कामा को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य तौर पर इसलिए याद किया जाता है क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को विदेशी सरजमी पर फहराने का काम सर्वप्रथम मैडम रुस्तम कामा ने की है। बस यही वजह है कि इतिहास उन्हें याद रखता है। तो मैडम कामा से संबंधित दो से तीन बात मूल तौर पर याद रखना है। और मैडम कामा से संबंधित 2 से 3 बात जो मूल तौर पर याद रखना है, उसमें पहली बात यह है कि भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि पेरिस में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किसने की। और तीसरी बात यह है कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का काम किसने की। या इसी बात को ऐसे कि विदेशी सरजमी पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराने का काम सर्वप्रथम किसने की है और कहां की है, तो मैडम कामा ने की है, जर्मनी के स्टुटगार्ट में की है। क्लियर है ये बात। अब देखिएगा लंदन और पेरिस, इन दोनों को पढ़िए। लंदन वाला तो याद करवा दिए, पेरिस वाला 2-3 पॉइंट है याद करवा देंगे। तो लंदन और पेरिस दोनों पढ़िए। तो फिर अमेरिका और गदर पार्टी में जाएंगे हम लोग। पढ़ लिए जी। चलिए बतलाइए, पेरिस में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कौन की? आए इसके बाद आगे भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? विदेशी सरजमी पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सर्वप्रथम किसने फहराई? कहां फहराई? जर्मनी के। कब फहराई? 1900। भारतीय क्रांतिकारी महिलाओं में
कौन क्रांतिकारी महिला दादा भाई नेरोजी के निजी सचिव के तौर पर काम की थी? मैडम भिखाजी रुस्तम। नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा। तो भारतीय क्रांति की माता मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता। नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है? नहीं है, नहीं है मेरे ख्याल से। है नया वाला नोट में ना? ठीक है, भूल गए हैं। नया वाला नोट में लिख, जो जिनके पास पुराना नोट होगा, पुराना नोट में था ये बात, नया नोट में नहीं दे पाए। होता है कभी काल, बात आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है। और जो है बीपीएससी का पूछा हुआ है, इसलिए लिखा देते हैं, पूछा जा सकता है। बीपीएससी का कुछ क्वेश्चन रिपीट करता है, समझे? लिखिए तो, भारतीय क्रांति की माता। है आपको कल मारे थे ना, आप नहीं भागे? सामान्य तौर पर जो लड़की मार खा लेती है वो भाग जाती है, भागती है, कुछ कुछ भागती है। ठीक है, ये नहीं भागी है, ये नहीं भागी है, बेचारी पढ़ने वाली है लगता है। ठीक है, जो थोड़ा है मतलब जिसको थोड़ा सम्मान, जिसका सम्मान थोड़ा है, जो लगता है, जिसको लगता है कि नहीं हमको तो मास्टर मार दिया, हमारा तो सम्मान खत्म हो गया, तो उस टाइप की लड़की भाग जाती है। तो कुछ कुछ भागी है। ठीक है, हमारे ध्यान में है, हम जिसको कूटे हैं लड़की सबको, 4 गो 5 गो भाग गई है, तो उससे हमको क्या है? हमको थोड़े घाटा है महाराज। ठीक है, हमको कोई घाटा नहीं। तो आप हैं पढ़ने वाली, ठीक है, इसलिए नहीं भागी हैं आप। हमको तो लगा आप भी भाग जाइएगा। कहाँ घर है जी? कहाँ? मधेपुरा घर है? कहाँ है मधेपुरा में घर? है शहर में है कि अगल बगल गांव में है? गांव में। क्या है गांव का नाम? और बड़ी चर्चित गांव से आप हैं। चलिए चलिए भारतीय क्रांति की माता। लड़का लोग नहीं भागता, लड़का तो ढीठ होता है, उसको लाज शर्म थोड़े होता है, उसको गरिया दे, कूट दे, थूड़ दे, तैयो रहता है। लड़की लोग भाग जाती है। भारतीय क्रांति की माता मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। भारतीय क्रांति की माता मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। भारतीय क्रांति की माता मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। चलिए अब आगे आइए। अब देखिए, आपको क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा था अमेरिका। अमेरिका क्रांतिकारी आंदोलन का जो है एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा था अमेरिका। क्रांतिकारी आंदोलन का जो एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा था अमेरिका। अमेरिका में कई सारे क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई। जैसे अमेरिका में रामनाथ पुरी ने सर्कुलर आजादी नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। फिर अमेरिका में गणेश दामोदर कुमार ने स्वदेश नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। फिर अमेरिका में तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के पश्चिमी तट पर सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। तो ये तमाम ऐसी क्रांतिकारी पार्टियां हैं जो अमेरिका में स्थापित हुई थी। और अमेरिका में स्थापित इन तमाम क्रांतिकारी संगठनों में सबसे लोकप्रिय संगठन बनकर उभरकर सामने आया था आपको गदर पार्टी या गदर दल या गदर पार्टी। देखिए, जो गदर पार्टी था, गदर पार्टी के विषय में कहा जाता है, गदर पार्टी 1 नवंबर 1913 को, गदर पार्टी 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा स्थापित किया गया था। और इस गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष
सोहन सिंह भाखना को बनाया गया था। सोहन सिंह भाखना को गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई, नवंबर 1913 के एकदम लास्टे में हुआ। गदर पार्टी की स्थापना के कुछ माह बाद प्रथम विश्व युद्ध होने लगे थे। गदर पार्टी की स्थापना के कुछ माह बाद जो है 1914 ईस्वी से प्रथम विश्व युद्ध होना प्रारंभ हो गया। और जब प्रथम विश्व युद्ध होना प्रारंभ हो गया और ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त हो गया, तो गदर पार्टी से जुड़े जो क्रांतिकारी थे उन्होंने प्लान तैयार किया। उन्होंने यह प्लान तैयार किया कि गदर आंदोलन से जुड़े जो भी क्रांतिकारी है, वो क्रांतिकारी, गदर आंदोलन से जुड़े जो क्रांतिकारी है वो क्रांतिकारी प्रथम विश्व युद्ध का लाभ उठाकर, ब्रिटेन की व्यस्तता का लाभ उठाकर अमेरिका से भारत जाएंगे और भारत में क्रांति के माध्यम से ब्रिटेन की व्यस्तता का फायदा उठाते हुए ब्रिटेन की सत्ता को भारत से उखाड़ फेंकेंगे। ऐसा प्लान तैयार किया था गदर पार्टी से जुड़े क्रांतिकारी। और आप एक बात जानिए, गदर पार्टी से मुख्य तौर पर सबसे ज्यादा सिख समुदाय के लोग जुड़े थे, लेकिन फिर भी गदर आंदोलन कोई सांप्रदायिक आंदोलन नहीं बना, बल्कि गदर आंदोलन जो है आपको एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन बना रहा। और गदर पार्टी से जुड़े लोग धीरे धीरे भारत आ भी रहे थे क्रांति फैलाने के लिए, लेकिन कानों कान अंग्रेजों को यह खबर लग गई कि गदर पार्टी से जुड़े जो लोग हैं वो धीरे धीरे अमेरिका से भारत आ रहे हैं। और उन लोगों का प्लान यह है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की व्यस्तता का फायदा उठाते हुए ब्रिटेन की सत्ता को भारत से उखाड़ फेंकना है। मतलब गदर पार्टी का जो प्लान था वो प्लान अंग्रेजों को पता चल गया, और वह प्लान अंग्रेजों को पता चल गया। इसी वजह से गदर आंदोलन होने से पहले ही समाप्त हो गया। गदर आंदोलन हो ही नहीं पाया, गदर आंदोलन होने से पहले ही समाप्त हो गया, गदर आंदोलन हो ही नहीं पाया। और गदर पार्टी के लोगों के द्वारा एक पत्रिका निकाला गया था, उस पत्रिका का नाम था गदर। और देखिए, गदर पार्टी के लोगों ने 1857 की क्रांति के स्मृति में, 1857 के सिपाही विद्रोह के स्मृति में के याद में जो है गदर नामक पत्रिका निकाला था। और गदर नामक पत्रिका का जो ऊपरी पृष्ठ होता था उस पर लिखा होता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। और गदर पत्रिका के माध्यम से अंग्रेजों के चाल चरित्र को दिखलाने का काम गदर पार्टी के लोगों ने किया था। और गदर नामक पत्रिका का पहला अंक उर्दू भाषा में छपा था, उर्दू भाषा में छपा था। बाद के वर्षों में जाकर गदर पत्रिका जो है आपको गुजराती भाषा में, मराठी भाषा में तथा अन्य भाषाओं में भी जो है आपको छपने प्रारंभ हो गए थे, लेकिन गदर पत्रिका का जो पहला अंक था वह छपा था आपको उर्दू भाषा में। समझ गए? इसके बाद अब देखिएगा, अमेरिका के बाद हमने आपको बताया है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र कनाडा भी बना। और कनाडा के पश्चिमी तट पर वैंकूवर बंदरगाह है। वैंकूवर बंदरगाह से संबंधित कुछ चीजें हैं, उसको हम लोग समझते हैं। एक घटना घटित हुआ है भारतीय इतिहास में, कामागाटा मारू प्रकरण वर्ष 1914 में घटित हुआ है। कामागाटा मारू प्रकरण क्या है, कामागाटा मारू प्रकरण के विषय में आगे हम आपको समझा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अमेरिका और गदर पार्टी, इन दोनों को थोड़ा पढ़िए फिर याद करवाएंगे। अमेरिका और गदर पार्टी, इन दोनों को थोड़ा पढ़िए फिर याद करवाएंगे, और फिर तब बताएंगे कामागाटा मारू प्रकरण।
पढ़ लिए जी, आगे बढ़े ना, इतना याद कर ले पहले, आइए याद करते फिर आगे बढ़े। बताइए गुरुजी लोग, अमेरिका में सर्कुलर ए आजादी नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कौन किया? रामनाथ। सर्कुलर ए आजादी के संस्थापक, सर्कुलर ए आजादी के संस्थापक, सर्कुलर ए आजादी के संस्थापक, स्वदेश के संस्थापक गणेश दामोदर कुमार। स्वदेश के संस्थापक, स्वदेश के संस्थापक, फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास। फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। इसके बाद आगे बतलाइएगा, गदर पार्टी से जुड़े लोगों ने गदर नामक पत्रिका निकाला। गदर पत्रिका का पहला अंक कौन भाषा में छपा? कौन भाषा में? क्या गदर आंदोलन के क्रांतिकारी जो भारत आकर के क्रांति फैलाना चाहते थे उसमें वे सफल हुए थे? क्रांति होने से पहले ये दबा दिया गया। क्लियर है ना बात? चलिए, गदर पत्रिका का पहला अंक कौन भाषा में छपा? उर्दू में ना। क्लियर है ये बात? अब देखिएगा, क्रांतिकारी आंदोलन में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, उस घटना का नाम है कामागाटा मारू प्रकरण। तो कामागाटा मारू प्रकरण क्या है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। कामागाटा मारू प्रकरण, कामा है, शांत रहिए, समझिए। देखिए, घटना 1914 का है और इस समय और इस घटना का संबंध है भारत और कनाडा से। कामागाटा मारू प्रकरण या कामागाटा मारू कांड 1914 में हुआ है और इस घटना का संबंध है भारत और कनाडा से। भारत और कनाडा से 1914 ईस्वी के समय यह कानून था कि अगर कोई भारतीय, अगर कोई भारत के लोग, अगर कोई भारतीय मूल के लोग भारत से सीधे कनाडा जाता है, भारत से सीधे कनाडा जाता है, तो उसे कनाडा में प्रवेश दिया जाएगा। और अगर कोई भारतीय भारत से सीधे कनाडा नहीं जाता है तो उसे कनाडा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले 1913 में कनाडा के न्यायालय ने कुछ ऐसे भारत के लोगों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति दिया जो सीधे तौर पर भारत से कनाडा नहीं गया था। गौर से सुनिएगा, 1914 ईस्वी के समय यह कानून विद्यमान था कि वैसे भारतीय को कनाडा में प्रवेश दिया जाएगा जो भारतीय भारत से सीधे तौर पर कनाडा गया है। लेकिन अगर कोई भारतीय ऑस्ट्रेलिया से कनाडा जाता था तो उसे कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अगर कोई भारतीय चीन से कनाडा गया या चीन से कनाडा जाता था तो उसे कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। लेकिन 1913 में कनाडा के न्यायालय ने
कुछ वैसे भारतीय लोगों को कनाडा में प्रवेश दिया जो सीधे तौर पर भारत से कनाडा नहीं गया था। तो अब यह लगने लगा कि वैसे भारतीय को भी कनाडा में प्रवेश दिया जा सकता है जो सीधे तौर पर भारत से कनाडा नहीं गया हो। तो इसी को लेकर के एक भारतीय क्रांतिकारी थे, उनका नाम था बाबा गुरुदत्त सिंह। बाबा गुरुदत्त सिंह, बाबा गुरुदत्त सिंह। कहा जाता है कि बाबा गुरुदत्त सिंह ने एक जापानी जहाज कामागाटा मारू को, कामागाटा मारू जो है जापानी जहाज का नाम है, कामागाटा मारू जापानी जहाज का नाम है। तो बाबा गुरुदत्त सिंह कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज को रेंट पर लिया, किराया पर लिया और किराया पर लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया में, मतलब इस क्षेत्र में, मतलब जो है आपको थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, दक्षिण पूर्वी एशिया में यही सब देश है। और भारत के लोग दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी रहा करते थे, मतलब मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, इस सब देश में भी भारत के लोग रहा करते थे। ये सब देश में भी भारत के लोग रहा करते थे। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले भारतीयों को बाबा गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक जहाज पर बैठाया और उस जहाज को दक्षिण पूर्व एशिया से, और स्पेसिफिक देश की अगर आप बात करेंगे तो हांगकांग से उस जहाज को रवाना किया कनाडा के लिए। हांगकांग से उस जहाज को रवाना किया कनाडा के लिए। और उस जहाज पर बाबा गुरुदत्त सिंह ने 376 भारतीय मूल के यात्रियों को बिठाया था। 376 बाबा गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज पर 376 वैसे भारतीयों को बैठाया जो दक्षिण पूर्वी एशिया में रहा करते थे, जो दक्षिण पूर्वी एशिया में रहा करते थे। और दक्षिण पूर्वी एशिया से ही, और स्पेसिफिक देश के संदर्भ में हांगकांग नामक देश से इस जहाज को कनाडा के लिए रवाना किया। यह जहाज कुछ महीनों के बाद कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचने वाला था। और इस जहाज पर बैठे हुए थे भारतीय मूल के लोग। कनाडाई सरकार के प्रशासन को मालूम हुआ कि कामागाटा मारू नामक जहाज जिस पर भारतीय मूल के लोग बैठे हुए हैं, वह जहाज भारत से सीधे तौर पर कनाडा नहीं आ रहा है, बल्कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से कनाडा आ रहा है। तो कनाडाई प्रशासन ने वैंकूवर बंदरगाह पर पुलिस को तैनात कर दिया और कनाडाई प्रशासन वैंकूवर बंदरगाह पर कामागाटा मारू जहाज को रुकने हेतु जगह नहीं दिया और कामागाटा मारू जहाज पर बैठे यात्रियों को कहा गया कि आप को यहां रुकने नहीं दिया जाएगा। और फिर कनाडा में रहने वाले कुछ क्रांतिकारी जैसे हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक, ये सब कनाडा में रहने वाले क्रांतिकारी थे। इन क्रांतिकारियों ने शोर कमिटी का गठन किया और उस शोर कमिटी के माध्यम से कामागाटा मारू नामक जहाज को वैंकूवर बंदरगाह पर रुकने दिया जाए का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी
कामागाटामारू नामक जापानी जहाज को वैंकूवर बंदरगाह पर रुकने नहीं दिया गया और फिर ब्रिटिश प्रशासन ने कनाडाई प्रशासन को यह कहा कि उस बंदरगाह को सीधे तौर पर भारत भेजिए। और फिर बिना वैंकूवर बंदरगाह पर रुके कामागाटामारू नामक जहाज भारत की ओर रवाना हुआ और यह जहाज भारत के कलकत्ता के बजबज नामक बंदरगाह पर जब पहुंचा तो जहाज में बैठे यात्री और ब्रिटिश प्रशासन के बीच झड़प हुआ। और देखिए, कामागाटामारू नामक जापानी जहाज को अगर वैंकूवर बंदरगाह पर नहीं रुकने दिया गया तो उसमें ब्रिटिशों का हाथ था। यह बात उस जहाज में बैठे यात्रियों को पता चला। तो जब यह जहाज कलकत्ता के बजबज नामक बंदरगाह पर पहुंचा तो जहाज में बैठे यात्री और ब्रिटिश प्रशासन के बीच झड़प हुआ और उस झड़प में 18 यात्री मारे गए। 18 यात्री मारे गए और कुछ यात्री भाग निकले और कुछ को जो है ब्रिटिश पुलिस पकड़ लिया और उसको जेल भेज दिया। यही घटना इतिहास में कामागाटामारू प्रकरण के नाम से जानी जाती है। यहां से मुख्य तौर पर यह पूछा जाता है कामागाटामारू क्या है, तो कामागाटामारू एक जापानी जहाज है। कामागाटामारू नामक जापानी जहाज को किसने किराया पर लिया, तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने। कामागाटामारू कांड कब हुआ है, तो वर्ष 1914 में। कामागाटामारू नामक जहाज कनाडा के कौन बंदरगाह पर रुकना चाहता था, तो वैंकूवर नामक बंदरगाह पर रुकना चाहता था। कितने यात्री थे, तो 376। कितने यात्री मारे गए, 18 यात्री मारे गए। यही सब प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है। बात समझ में आया? क्लियर है? यही है। एक लाइन इसमें आपको लिखना है। लिखिएगा, लिखिएगा। कामागाटामारू कामागाटामारू नामक जापानी जहाज को कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पर रुकने का अनुमति दिलाने के लिए शोर कमेटी का गठन हुसैन रहीम और सोहनलाल पाठक की अध्यक्षता में हुआ। शोर कमेटी का गठन हुसैन रहीम और सोहनलाल पाठक के नेतृत्व में हुआ। हुसैन रहीम और सोहनलाल पाठक के नेतृत्व में हुआ। सोहनलाल पाठक के नेतृत्व में हुआ।
समझे। इसके बाद जो है प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जो है अफगानिस्तान में, यहां पर अफगानिस्तान है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में एक समानांतर सरकार का गठन जो है राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा किया गया था। और राजा महेंद्र प्रताप जो है यहाँ के राष्ट्रपति बने और प्रथम प्रधानमंत्री बरकतुल्ला को बनाया था। तो आपसे यह भी बात पूछा जा सकता है कि प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान अफगानिस्तान में समानांतर सरकार का गठन किसने किया था? तो जो है आपको किया था राजा महेंद्र प्रताप ने, और उसके प्रथम राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप बने और प्रथम प्रधानमंत्री बरकतुल्ला बने। तो ये दोनों पढ़ लीजिए, याद करवा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी पढ़िए पढ़िए। पढ़िए, पढ़ने बोले हैं, पढ़िए जल्दी। पढ़ने बोले, पढ़ने बोले, मारेंगे हम, मुंह तोड़ देंगे। बतिया रही है उससे। पढ़ लिए, बताइए तो। कामागाटा मारू कांड कब हुआ है? 1900। कामागाटा मारू क्या है? एक जापानी, कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज को रेंट पर कौन लिया था? बाबा गुरुदत्त सिंह। अच्छा, उस जहाज को दक्षिण पूर्वी एशिया से कहां रवाना किया? कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह। क्या वैंकूवर बंदरगाह पर रुकने दिया गया? फिर से वो जहाज वैंकूवर बंदरगाह से कहां आया? भारत ना। कहां आया? कहां आया? और उस जहाज पर कितने यात्री थे? 370। और जब जहाज भारत के कलकत्ता बंदरगाह पर पहुंचा तो ब्रिटिश प्रशासन और यात्रियों के बीच जो झड़प हुआ उसमें कितने यात्री मारे गए? कितने यात्री? 18 यात्री ना। चलिए ठीक है। कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज को वैंकूवर बंदरगाह पर रुकने दिया जाए, इसको लेकर के कनाडा में कौन कमेटी का गठन हुआ? कौन कमेटी? कौन कमेटी? और शोर कमेटी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? हुसैन रहीम और सोहनलाल पाठक। शोर कमेटी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? हुसैन रहीम और सोहनलाल पाठक। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान अफगानिस्तान में समानांतर सरकार का गठन किसने किया? आए? राजा महेंद्र प्रताप। इसके बाद आगे बतलाइएगा कि राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में जो समानांतर सरकार का गठन किया था उसका प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? राजा महेंद्र प्रताप। प्रथम प्रधानमंत्री बरकतुल्ला। प्रथम प्रधानमंत्री बरकतुल्ला। अब देखिएगा, ये हुआ क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। अब आगे हम लोगों को देखना है क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण, ठीक है। तो क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण को हम लोगों को देखना है, लेकिन इससे आगे देखेंगे हम लोग अगले क्लास में, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है। 15 मिनट और मैक्सिमम पढ़ा पाएंगे, तो उस 15 मिनट में होगा नहीं, क्योंकि वहां पर जो है बहुत कुछ बताना है और बहुत कुछ जो है लिखाना भी है, तो 15 मिनट में होगा नहीं। इसी वजह से क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण को अगले क्लास में ही शुरू करेंगे। क्या विचार? क्लियर ना?
चलिए अब यहां पर थोड़ा होमवर्क क्या दिए थे, कुछ दिए थे ना, याद करके आए हैं, दीजिए तो। चलिए जिनको पूछेंगे जवाब वही दीजिएगा, समझे? खड़ा हो जाइए आप, खड़ा हो जाइए। हाँ 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 हाँ, खूब बतियाती है। बताइए भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक कौन लिखा? आरसी दत्त। दूसरा, संजीवनी किसकी पत्रिका है? बैठ जाइए, उधर पीछे वाले लड़का खड़ा होइए तो जी। ना ना उसके पीछे, हाँ आप ही खड़ा होइए, आप सो रहे थे आप, हाँ 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 खड़ा होइए, खड़ा होइए, सो रहे थे आप, हम देखे थे आपको। आप नहीं, पीछे वाले को हम बोले, ये भी सो रहा था इसका मतलब। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति को अंग्रेजों का समर्थन मिले, इसको लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? विलियम बेडर वर्न। बैठ जाइए। हे हे लड़की खड़ा होइए तो आप बताइए। आप ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय। अच्छा, दादा भाई नेहरू कौन पार्टी से बना था? है क्या? लिबरल, भाजपा बोल रहे हैं जी, लिबरल यानी उदारवादी। बैठ जाइए। हे चश्मा वाली खड़ा होइए तो उधर, हाँ। हे शांत रहिए, ऐसे काहे करते बंदर जैसे? हाँ महाराज, मैं मुंह चैंची करना शुरू कर देते। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कलकत्ता के टाउन हॉल से कब से हुई है? आए? क्या बोल रहे हैं? 1916 बोल रही है, बोलिए ना जी। 1916। चप्पल देख रही है? चप्पल खोल के मारेंगे हम। खड़ी रहो तुम। ब्लैक टोपी खड़ा हुई है तो बोले जी सर, जोर से बोलिए। हाँ जैसे अभी बोले वैसे ही जवाब भी दीजिएगा, आवाज सुनाई दे देगा। न्यू लैम्फोरॉल्ड किसकी पत्रिका है? न्यू लैम्फोरॉल्ड किसकी पत्रिका? द वंदे मातरम किसका पत्रिका है? लाला लाजपत राय। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। खड़ा हो जाइए, उधर खड़ा होइए तो, ब्लैक टी शर्ट, हाँ जो भी है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन विदेशी पत्रकार पूरे भारत की यात्रा किया और द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा?
क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं आप। रॉबिन हुड, हेनरी वुड नेविंसन। हाँ, उधर बीच में जो चश्मा वाले हैं थोड़ा आगे आइए तो आपसे पूछेंगे हम। हाँ 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 हाँ, आगे आइए। ए हीरो, ए बीच में जो है लंबा वाला, आगे आ जाइए। ए आप ही बोल रहे। बतलाइए। हाँ वहीं रहिए, इतना आगे का है आ रहे। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ है? 1916 बोला है, नहीं बोले हैं? गड़बड़ा गए है? आप लोग काहे बोलते हैं? ये गलत बात है ना, मार खा लीजिएगा। मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में 1908 में किसके नेतृत्व में खोला गया? बोलिए जी सर, जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए ना जी। अरे बोलिए ना जी सर। हाँ तोरी। हाँ। महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर क्या रखा? स्वराज सभा। देखिए आप लोग ऐसे जवाब दीजिएगा, गलत बात है, फिर हम माइक बंद कर देंगे, फिर ऑनलाइन वाला को दिक्कत हो जाता है। आप काहे नहीं समझ रहे हैं? सम्मिलित रूप से हम पूछते हैं ना, कभी कभी जब 1 बाय 1 पूछ रहे हैं तो कुछ ना कुछ मकसद है ना जी। अजीब नोटंकी लगा करके रखे हो, फिर हम नहीं पूछेंगे, फिर ना होमवर्क देंगे, नहीं पूछेंगे, समझे? जाइए आप, आपको नहीं बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, आप जाइए। चलिए जाइए, आप भी जाइए, बैठिए, आप लोग भी बैठिए, बैठिए, पढ़ा लिखा कीजिए, ठीक है? हाँ, या तब मारेंगे हम, मुंह तोड़ देंगे ज्यादा बकेगी तो। याद था, जवाब नहीं दिया, बस हो गया, काम खत्म है। अब सम्मिलित रूप से जवाब दीजिए तो। भारत के लोगों के लिए राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उदारवादियों के प्रभाव में आकर अंग्रेजी बीए की जांच हेतु कौन आयोग का गठन किया? वेल्बी। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा? गणपति और शिवाजी महोत्सव किसने प्रारंभ किया? केसरी और मराठा किसका समाचार पत्र? गीता रहस्य किसकी रचना? साइमन कमीशन आयोग का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में कौन मारा गया? पुडुचेरी में ओरिविले आश्रम की स्थापना किसने किया? कर्मयोगी, लाइफ डिवाइन, सावित्री, वंदे मातरम किसकी रचना है? बंगाल विभाजन लागू कब से हुआ? 16 अक्टूबर 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? कहां हुई है? मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड मिंटो। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए मतेक का काल कौन सा काल है? होम रूल लीग आंदोलन भारत में किसने चलाया? एनी बेसेंट। और यहां तक दे दिए थे ना। गांधी युग में सुनिए, गांधी युग में गांधी जी का पर्सनल लाइफ, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह।
हाँ क्या? हाँ अरे क्या हुआ? तो क्या होगा? उसको है, ठीक है, क्या दिक्कत? उसके पास एनर्जी है, चिल्ला रही है अपना, चिल्लाने दीजिए। गांधी युग, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह। क्लियर है? लगता है इस सप्ताह जाते जाते रिवीजन में भी वहां तक आ जाएंगे। ठीक है ना, रहेगा वो तो बढ़िया बात ना है। आगे जो है आपका साइंस का क्लास है 5:30 बजे से, अपना कीजिए। ठीक है? क्या ऑनलाइन? अभी नहीं, 1 महीना के बाद। हाँ घर काहे जा रहे हैं? पूजा है। कोई नहीं, अकेले हैं आप? ओ, कब जाना है? कल मिलिएगा, कल देखेंगे। ठीक है। चलिए हमको निकलने दीजिए।